हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके वाले सर में। तो अभी तक हमने क्लास में क्या क्या किया आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि इससे पहले हमने सबसे पहले हिस्ट्री में हमने जो भी मॉडर्न हिस्ट्री शुरू की हुई है, तो सबसे पहले हमने एक ओवरव्यू लिया था जिसमें हमने देखा था कि बंगाल में अंग्रेज़ कैसे आए थे। स्टार्टिंग में जैसे बंगाल में पहले नवाब कौन था, मुर्शिद कुली खां था, बाद में आगे जाकर वो नवाब चेंज होते गए, कौन कौन सी लड़ाई हुई थी, प्लासी, बक्सर, गिरिया का युद्ध, वो सारी चीज़ें, कालकोठरी की घटना वाली वो सारी चीज़ें हमने देखी थी, लेकिन वो एक ओवरव्यू था। उसके बाद हमने अगली क्लास में हमने क्या किया था, उससे आगे हमने जो अलीनगर की संधि थी उसको डिटेल में समझा था, उसके हर एक फैक्ट को हमने यहाँ पर डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो भी हमने डिस्कस किए थे। तो ये उससे आगे की कहानी है, क्योंकि हमने जो पहली हमारी जो क्लास थी ओवरव्यू वाली, उसमें हमने पूरा एक कहानी देखी थी। उसमें अलग अलग पात्र थे, जिसमें कि जैसे कि सिराजुद्दौला था, अलीवर्दी खां था, मुर्शिद कुली खां था, मीर जाफर था। तो हमने क्या निर्धारित किया था कि पहले हम ओवरव्यू करेंगे, बाद में इसमें से जो मुख्य पात्र हैं जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे डी ग्रुप का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी प्री का एग्जाम हो, वो हम डिटेल में समझेंगे। ओके, तो वही चीज़ हम आज आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलीवर्दी खां के बारे में। ओके, तो क्लास शुरू होने से पहले आपको मैं 3 बातें हमेशा बताता हूँ। पहले तो ये कि आपको आपकी जो नोटबुक है उसमें ठीक ऐसे ही नोट्स बनाने हैं जैसे मैंने यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर बनाए हुए हैं, क्योंकि ये ठीक वैसे ही जैसे मैंने खुद की नोटबुक में बनाए हैं। तो आपको ठीक ऐसे ही वहाँ पर आपकी नोटबुक में लिखना है, क्योंकि जब रिवीजन का टाइम आता है तब आप पूरी बुक्स को एक साथ रिवीजन नहीं कर पाते, तब आपके नोट्स ही काम आते हैं। ओके, दूसरी बात, अगर आपको कोई चीज़ यहाँ पर क्लियर नज़र नहीं आ रही है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मैं हमारे साइट का लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप इस फोटो को या नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो और आराम से बैठकर लिख सकते हो। ओके, और ये एक बुक्स का कलेक्शन नहीं है, ये 5 से 6 बुक्स का कलेक्शन है। इसके अलावा इंटरनेट से मैंने फैक्ट निकाले हैं और पीछे जो एग्जाम हुए उनमें से इनसे संबंधित कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी साथ में यहाँ पर लाने की मैंने कोशिश की है, ताकि आप यकीन मानिए अगर आप ये क्लास यहाँ पर पूरी करते हो तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा बुक्स नहीं पढ़नी, आपके सारे फैक्ट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो माय नेम इज विक्रम और चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हम किसकी बात कर रहे हैं, अलीवर्दी खां के बारे में। सबसे पहले आपको बात बता दूं कि हम किसकी बात कर रहे हैं, जो बंगाल था, बंगाल में कौन कौन से नवाब हुए थे। तो आप याद कीजिए थोड़ा सा पीछे, पहला नवाब कौन था, मुर्शिद कुली खां था, याद है ना, जिसने बंगाल की जो राजधानी थी वो ढाका से मुर्शिदाबाद उसने चेंज की थी, याद है ना। और बाद में मीर कासिम आया था, उसने मुर्शिदाबाद से उसने मुंगेर बंगाल की राजधानी चेंज कर दी थी। तो वैसे ये अलीवर्दी खां भी बाद में जाकर बंगाल का नवाब बनता है। तो ये कौन से नंबर का बंगाल का नवाब बना था, तो ये 4th नंबर का बंगाल का नवाब बना था। और इसका कार्यकाल क्या था, तो 1740 से 1756 के बीच में ये बंगाल का नवाब था, यानी लगभग ये 16 साल बंगाल की नवाब की गद्दी पर बैठा रहता है। ये आपको याद रखना है। पहला फैक्ट, ये बंगाल का नवाब बना था, कौन से नंबर का, 4th नंबर का। कार्यकाल क्या था, तो 1740 से 1756, 16 साल इसका कार्यकाल था। अगला क्वेश्चन ये आता है कि इसके बचपन का नाम क्या था, अलीवर्दी खां के बचपन का नाम क्या था। इसके बचपन का नाम क्या था, मिर्जा मोहम्मद अली। ये इसके बचपन का नाम था मुर्शिद कुली खां का, मिर्जा मोहम्मद अली। नेक्स्ट, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकते हैं, क्योंकि देखिए सीक्वेंस चल रही है ना कि पहले कौन आया बाद में। जैसे आपको पता है कि अगली बार एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि अकबर के दादा का नाम क्या था, आता है ना, अकबर के पोते का नाम क्या था। तो वैसे ही इनकी सीक्वेंस आपसे पूछेंगे कि ये जो बंगाल का नवाब बना था, इससे पहले बंगाल के नवाब कौन था और इससे बाद में अगला नवाब कौन बना था। तो ये आपके दिमाग में चीज़ें होनी चाहिए। तो इससे पहले बंगाल का नवाब कौन था, 3रे नंबर का, तो वो कौन था, सरफराज खान था। और इसके बाद में कौन बना था 5th नंबर का, तो वो था सिराजुद्दौला। और 6ठे नंबर पे कौन बनता है, तो मीर जाफर और 7वां कौन था, तो मीर कासिम। ये आपको मैं सारा करवा चुका हूँ अगर आपको याद हो तो।
अगर जो इस क्लास को पहली बार देख रहा है वो प्लीज़ पहले वाले पार्ट्स को जाकर देखिए, तब आपको ये सारी कहानी समझ में आने वाली है, क्योंकि हिस्ट्री में क्या एक कहानी ही चलती है। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया। इससे पहले कौन था? सरफराज खान था। बाद में कौन बना था? सिराजुद्दौला बना था। ये 4th नंबर का बंगाल का नवाब था। बचपन का नाम क्या था इसका? मिर्जा मोहम्मद अली था। नेक्स्ट, ये जो अलीवर्दी खान था, इसके पिता का नाम क्या था? क्या था इसके पिता का नाम? शाह कुली खान था। तो शाह कुली खान के पुत्र का नाम क्या था? तो मुर्शिद अलीवर्दी खान था। और इसकी जो माता थी वो किसकी पुत्री थी? तो उस टाइम जो नवाब था अकील खान, उसकी पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? नवाब अकील खान की पुत्री थी। तो ये इसका क्या हो गया? मतलब ये जो नवाब अली खान है, इसकी पुत्री का ये पुत्र हो गया। तो ये इन दोनों की संतान थी। शाह कुली खान के वैसे 2 बेटे थे। एक तो अलीवर्दी खान थे, जिसका क्या नाम था बचपन का? मिर्जा मोहम्मद अली। और दूसरा कौन था? मिर्जा अहमद। ये आपको याद रखना, इसके 2 पुत्र थे। अगला क्वेश्चन ये आता है कि देखिए चीजें आपस में इंटरलिंक है। अगर यहाँ पर बंगाल के नवाब चल रहे हैं, आपको पता है कि बंगाल किसके अंडर में आता था? मुगलों के अंडर में आता था ना। तो अब तो ये 1740 की बात है, लेकिन जब इसका जन्म हुआ था उस टाइम की बात है, लगभग 1707 के बाद की बात है। उस टाइम इनके जो पिता थे शाह कुली खान, वो किसके अंडर में काम करते थे? मतलब किसके साथ वो काम करते थे? ठीक है, तो वो किसके थे? आजम शाह के दरबार में काम करते थे, वहां पर ये कर्मचारी थे। आजम शाह किसका पुत्र था? तो औरंगजेब का पुत्र था। औरंगजेब की डेथ कब हुई थी? तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। उसके बाद आजम शाह वहां पर नवाब राजा बनता है, और उसके अंडर में कौन काम करते थे? शाह कुली खान, जो कि अलीवर्दी खान के पिता थे। ओके, यहां तक हो गया। चलो यहां तक तो बढ़िया बात है कि इनके अंडर में ये काम करते थे। इनकी लाइफ बड़े अच्छे से चल रही थी, क्योंकि इनके कुछ खास भी थे ये आजम शाह के। तो इनको सैलरी वगैरह सब कुछ टाइम से सब कुछ मिल रहा था, इनका घर अच्छे से चल रहा था। लेकिन बाद में क्या होता है कि आजम शाह की डेथ हो जाती है। तो जैसे ही आजम शाह की डेथ होती है, तो शाह कुली खान कि वहाँ पर इतनी पूछ नहीं रहती, उनसे इतनी ज़्यादा उनकी क्या बोलते हैं, उनकी वैल्यू वहाँ पर नहीं रहती। तो क्या होता है, उनके बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्हें पैसे मिलते नहीं थे। पूरा जो स्ट्रक्चर था वहाँ का वो सारा डगमगा जाता है, और इससे क्या होता है कि इनके परिवार में गरीबी छा जाती है। ओके, तो पहले जो परिवार बिल्कुल मज़े से रह रहा था, अब वो बिल्कुल गरीब हो चुका था। तो उस टाइम क्या होता है कि शाह कुली खान तो कहीं पर काम करने जा नहीं सकता। तो क्या होता है, उनके जो लड़के थे, दोनों पुत्र थे, मोहम्मद अली और मिर्ज़ा अहमद, ये किसी न किसी तरीके से उस टाइम एक उड़ीसा का सूबेदार था। कहाँ का? उड़ीसा का सूबेदार था सुजाउद्दीन मोहम्मद खान। कौन था? सुजाउद्दीन मोहम्मद खान, ये उड़ीसा का सूबेदार था। इसके अंडर में ये जाकर ये काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बाद में जाकर क्या होता है, सुजाउद्दीन मोहम्मद खान नवाब बन जाता है बंगाल का। तो जैसे ये बंगाल का नवाब बनता है, अगर इसको बेनिफिट हुआ था, इसके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी बेनिफिट होना था। यानी यहाँ से क्या होता है, इन दोनों भाइयों का जो भविष्य था, फ्यूचर था, वो आगे क्या था, ब्राइट था, उज्जवल भविष्य आप मान सकते हो। क्योंकि अगर ये अब पहले तो ये सिर्फ उड़ीसा के सूबेदार के अंडर में काम करते थे, लेकिन अब ये किसके अंडर में काम कर रहे हैं, बंगाल के नवाब के अंडर में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये नवाब ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल का नवाब बनता है सुजाउद्दीन मोहम्मद खान आगे जाकर। लेकिन बाद में जाकर क्या होता है कि आपको मैं बताता हूँ कि 1739 की बात है। 1739 में सुजाउद्दीन की डेथ हो जाती है। किसकी डेथ हो जाती है? सुजाउद्दीन की, जो कि बंगाल का नवाब था। तो उसके बाद सरफराज खान, ये सुजाउद्दीन का लड़का था। कौन था? सुजाउद्दीन का पुत्र था सरफराज खान। ये वहाँ का नवाब बन जाता है 1739 में। एक बार आपको सिर्फ यहाँ तक ये चीज़ें याद रखिए, फिर हम ये चीज़ों पर दोबारा से लौटेंगे।
पहले कुछ चीज़ें और देखते हैं। ओके, तो हमने अलीवर्दी खां की बात की थी, क्या की थी कि ये 4th नंबर का नवाब था। इससे पहले सरफराज खान था, बाद में कौन बना था, सिराजुद्दौला बना था। इसके पिता का नाम क्या था, शाह कुली खान था, जो आजम शाह के अंडर में काम करता था। आजम शाह कौन था, औरंगजेब का पुत्र था। बाद में क्या होता है कि इसके बचपन का नाम क्या था अलीवर्दी खां का, मिर्जा मोहम्मद अली था। इसने 16 साल तक लगभग बंगाल की गद्दी पर ये बैठा था। 4th नंबर का ये नवाब था। इसने 3 उपाधि भी धारण की थी। 3 उपाधि, पहली कौन थी, सुजा उल मुल्क। सुजा उल मुल्क, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हीरो ऑफ द कंट्री, यानी किसी कंट्री का हीरो, देश का हीरो, सुजा उल मुल्क। दूसरी इसने उपाधि धारण की थी हासिम उद दौला, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्वॉर्ड ऑफ द स्टेट, स्वॉर्ड ऑफ द स्टेट। तीसरी इसने उपाधि धारण की थी महाबत जंग, जंग, महाबत जंग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हॉरर इन द वॉर। हॉरर मतलब क्या होता है, भय, डर, वॉर मतलब लड़ाई। तो इसने ये 3 उपाधि भी धारण की थी। एग्जाम में आपसे पूछ लेंगे कि ये तीनों उपाधि किसने धारण की थी, तो वो था अलीवर्दी खां, जो कि बंगाल का 4th नंबर का नवाब था। अलीवर्दी खां की डेथ कब होती है, तो ये 1756 में जाकर इनकी डेथ होती है। कहाँ पर होती है, मुर्शिदाबाद में, और वहीं पर इनका मकबरा बनाया हुआ है खुशबाग नामक स्थान पर। कहाँ पर, खुशबाग नामक स्थान पर अलीवर्दी खां का मकबरा है। यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई? ओके, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही बनते कि अलीवर्दी खां का मकबरा कहाँ पर है, तो खुशबाग में है। इसकी डेथ कब हुई थी, 1756 में हुई थी। इसने 3 उपाधि धारण की थी, सुजा उल मुल्क, हासिम उद दौला और महाबत जंग। बचपन का नाम क्या था, मिर्जा मोहम्मद अली। इससे पहले नवाब कौन था, सरफराज खां, बाद में कौन था, सिराजुद्दौला। यहाँ तक वो चीज़ समझ में आई। अब हम थोड़ा सा एक घटनाक्रम समझते हैं कि कौन से साल में क्या प्रोसेस हुई, ठीक है, आगे जाकर इसका क्या इफेक्ट पड़ा हमारी हिस्ट्री के अंदर, हमारे हिंदुस्तान के इतिहास में, वो चीज़ें समझते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि देखिए, ये जो सुजाउद्दीन के अंडर में यहाँ पर ये काम कर रहे थे, ये जो हमारा क्या नाम है, मोहम्मद अली है, मिर्जा मोहम्मद अली। ये कौन है, ये अलीवर्दी खां है, क्योंकि ये इसका बचपन का नाम है। ये सुजाउद्दीन के अंडर में काम कर रहे थे। उस टाइम क्या था, ये उड़ीसा का सूबेदार था, बाद में जाकर ये नवाब बनता है। तो क्या होता है, जब ये नवाब बनता है तो बाद में क्या होता है कि इसके अंडर में कौन काम कर रहा था, अलीवर्दी खां। तो 1728 में जाकर ये उसको प्रमोट कर देता है, किसको, अलीवर्दी खां को प्रमोट कर देता है। और अलीवर्दी खां यहाँ पर क्या बन जाता है, राजमहल का फौजदार बन जाता है। क्या बन जाता है, राजमहल का फौजदार। एक बात और, 1728 तक इसका नाम क्या था, मिर्जा अहमद, मिर्जा मोहम्मद अली, मिर्जा मोहम्मद अली ऊपर वाला, मिर्जा मोहम्मद अली नाम था 1728 तक अलीवर्दी खां का। लेकिन 1728 में आकर जैसे इसे राजमहल का फौजदार बनाया जाता है, तो इसको इस नाम की उपाधि दी जाती है अलीवर्दी खां की। किसके द्वारा, सुजाउद्दीन मोहम्मद खां के द्वारा, जो बाद में बंगाल का नवाब बन जाता है। ओके, फिर क्या होता है, इसके लगभग 5 साल बाद 1733 में इसको और प्रमोट किया जाता है। इसके कार्य से नवाब काफ़ी प्रसन्न होते हैं और वो इसका फिर से प्रमोशन कर देते हैं। इस बार इसे क्या बनाते हैं, तो इसे डिप्टी सूबेदार बना देते हैं, जिसको उर्दू भाषा में क्या बोलते थे, नायब नाजिम। किसका, बिहार का। ओके, किसका, बिहार का। तो एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछेंगे कि बिहार का नाजिम या नायब अलीवर्दी खां को कब बनाया गया, 1733 में। इसके ठीक एक साल बाद ये 3 उपाधि धारण करता है, ये तीनों वाली। अब एक बात नोट कीजिए कि जब भी कोई उपाधि धारण करता है तो वो ऐसे नहीं कि मतलब बैठे बैठे कर देता है, या तो कोई युद्ध जीतता है या कोई ऐसा कोई बहादुरी वाला काम करता है, तब वो जाकर कोई उपाधि धारण करता है। क्योंकि आप नाम देखिए,
हीरो ऑफ द कंट्री। ऐसे तो नहीं कि वो घर पर आराम से 10 घंटे सोए रहता है, उसको हम क्या बोल देंगे, हीरो ऑफ द कंट्री, कभी नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये तीनों उपाधि धारण करता है, प्लस में 5000 मनसबदारी, ये पद भी, इस पद तक भी ये पहुंच जाता है। अगर आपको मनसबदारी केवल डिटेल से पढ़ना है तो हम इस पर अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये अकबर के टाइम से चीज़ें शुरू हुई थी, अगर आपको याद हो तो, और ये यहाँ तक भी चलती हुई अभी तक आ रही थी। तो ये इस पद तक भी अलीवर्दी खां पहुंचता है। ओके, तो ये 1734 की बात थी। फिर हमने बात की थी 1739 की। 5 साल बाद क्या होता है कि इसे बिहार का नायब बना दिया जाता है। किसको, अलीवर्दी खां को बिहार का नायब बना दिया जाता है। पहले क्या बनाया था, डिप्टी सूबेदार, नायब नाजिम था 1733 में, लेकिन 6 साल बाद क्या बनता है, बिहार का नायब ये बन जाता है। और इसी साल क्या होता है, सुजाउद्दीन की डेथ हो जाती है। किसकी डेथ हो जाती है, सुजाउद्दीन की, जो कि उस टाइम बंगाल का नवाब था। तो जैसे इसकी डेथ होती है तो इसका जो पुत्र था सरफराज खां, कौन, सरफराज खां, ये वाला याद कीजिए। तो ये बंगाल का अगला नवाब बन जाता है। कब बना था, 13 मार्च 1739 को ये बंगाल का नवाब बनता है। लेकिन ये काफी मतलब एक रिस्पॉन्सिबल टाइप का बंदा नहीं था अपनी प्रजा के प्रति। आप बोल सकते हो कि एक तरह का एक अयोग्य शासक था। तो प्रजा भी इससे इतनी ज़्यादा खुश नहीं थी। तो क्या होता कि ये सारी प्रजा मिलकर अलीवर्दी खां का सपोर्ट करती है और एक युद्ध होता है। उसका नाम क्या था, गिरिया का युद्ध। लगभग देखिए 1 साल बाद, इसके नवाब बनने के बाद 10 अप्रैल 1740 को गिरिया का युद्ध होता है, जिसमें सरफराज खां मारा जाता है और बंगाल और बिहार पर कंट्रोल किसका हो जाता है, तो अलीवर्दी खां का यहाँ पर कंट्रोल हो जाता है। और उसी टाइम 1740 में ही क्या होता है, अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बन जाता है। 1740 में ही जैसे ही गिरिया का युद्ध समाप्त होता है, सरफराज खां मारा जाता है, नवाब के पद का जो पद था वो खाली हो जाता है। तो अगला बंदा यहाँ पर कौन बैठेगा, अलीवर्दी खां बैठेगा। क्यों, क्योंकि इसने यहाँ पर देखिए बंगाल और बिहार पर इसने कंट्रोल कर लिया था। तो 1740 में यह बंगाल का नवाब बनता है। प्लस में एक बात आपको याद रखनी है कि ये 2 करोड़ रुपए देता है मुगल बादशाह को। किस लिए, देखिए पहले तो ये वंशज चलते आ रहे थे ना, जैसे सुजाउद्दीन का पुत्र था वो नवाब बन गया, बात जस्ती थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये तो उनका एक कोई वफादार था, नौकर था, उनके नीचे काम करने वाला बंदा था। अब ये नवाब बन रहा है, तो कल को जो मुगल सम्राट है, क्योंकि बंगाल किसके अंडर में आता था, बंगाल अभी भी मुगल साम्राज्य के अंडर में आता था। चाहे मुगल अभी इतने पावरफुल नहीं थे, लेकिन फिर भी उनका वर्चस्व यहाँ पर अभी भी कायम था। तो ये सोचता है कि कल को मुगल बादशाह मुझे डिस्टर्ब ना करे, तो मैं क्या करता हूँ कि वैधानिक तरीके से कानूनी रूप से मैं बंगाल का नवाब बनता हूँ। तो ये 2 करोड़ रुपए मुगल बादशाह को देता है और वैधानिक रूप से बंगाल का नवाब ये बन जाता है। अगली बात, अगर आपको याद हो, हमने शुरू में किया था कि स्टार्टिंग के अंदर क्या था कि जो अलीवर्दी, जो मुर्शिद कुली खान था, जो बंगाल का पहला शासक था, वो नियमित दिल्ली या रेगुलर तौर पर बंगाल को राजस्व देता था, टैक्स देता था। लेकिन इसने यहाँ पर क्या किया था, इसने यहाँ पर ये राजस्व देना बंद कर देता है। ठीक है, क्योंकि ये पहले 2 करोड़ रुपए दे चुका है। तो जैसे ये पैसे देना बंद करता है तो सारा पैसा कहाँ पर बच गया, सारा टैक्स बंगाल के अंदर बच गया। और उसी टाइम अलीवर्दी खां के टाइम बंगाल को क्या बोला जाता था, ये आपको मैं वीडियो में पहले क्लास में बता चुका हूँ। तो आप उसका आंसर कमेंट करना कि इसके टाइम जब बंगाल काफ़ी संपन्न हो चुका था, तब बंगाल को क्या बोला जाता था, अलीवर्दी खां के टाइम में। ठीक है, और बाद में जाकर क्या होता है कि 1756 में एक जल शोध नामक बीमारी के कारण अलीवर्दी खां की डेथ हो जाती है। तो ये तो इसकी यहाँ तक की कहानी थी। अब वापिस हम यहाँ पर लौटते हैं। हमने क्या बात की थी, 1740 में जैसे ही सरफराज खां की डेथ होती है तो उसके बाद अगला नवाब कौन बनता है, तो अलीवर्दी खां
यहाँ का नवाब बन जाता है। तो जैसे ये नवाब बनता है तो बंगाल और जो बिहार थे उस टाइम, ये डायरेक्ट इसके अंडर कंट्रोल में आ जाते हैं। बाकी एरिया बचता है सिर्फ उड़ीसा वाला। उड़ीसा वाला कौन सा, अगर आपको याद हो, जब स्टार्टिंग में इन्होंने बचपन में काम करना शुरू किया था, किसके अंडर में, सुजाउद्दीन के अंडर में। तब सुजाउद्दीन क्या था, सूबेदार था, कहाँ का, उड़ीसा का। तो इनके मन में तब से ही इच्छा थी कि बड़े होकर हम किस पर कब्जा करेंगे, उड़ीसा पर कब्जा करेंगे। और वो टाइम यहाँ पर आता है। तो 3 मार्च 1741 को फिर से एक युद्ध होता है। उस युद्ध का नाम क्या था, फुलवारियों बैटल। इसमें क्या होता है, इसमें जो रुस्तम जंग था, ठीक है, इसको ये हरा देता है युद्ध में और इसको ये मार भी देता है। और ये किसका रिश्तेदार था, तो ये सरफराज खान का ये रिश्तेदार था। और ये उस टाइम डिप्टी गवर्नर था उड़ीसा का। तो 1741 में ये इसको हरा देता है और उड़ीसा पर भी ये कब्जा कर लेता है। ओके, और जब एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लिखा है कि गिरिया का जो युद्ध हुआ था 1740 में, जिसमें सरफराज खां मारा जाता है और अगला नवाब अलीवर्दी खां बनता है। उस टाइम अलीवर्दी खां के साइड में 2 बंदे उसका सपोर्ट करते हैं। उन दोनों का नाम क्या था, तो उसका नाम क्या था, एक था हाजी अहमद और दूसरा था जगत सेठ। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो ये हमने आज की क्लास में देखा। ये भी सी क्लास पूरी नहीं हुई है, इसका एक सेकंड पार्ट भी आपके सामने आएगा, जिसमें हम आगे देखेंगे कि इसके टाइम में मराठा भी आक्रमण करते हैं। यहाँ पर मीर जाफर का भी रोल आता है, क्योंकि मीर जाफर भी आगे जाकर क्या बनता है, सिराजुद्दौला के बाद में ये नवाब बनता है बंगाल का। यहाँ पर एक बुर्दवान की लड़ाई भी होती है और अंग्रेज भी यहाँ पर, इसमें कुछ ना कुछ अंग्रेजों की भी एंट्री होती है। तो ये कुछ चीज़ें बच गई जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। तो जल्दी से हम 2 मिनट इसको रिवाइज करते हैं। हमने आज क्या क्या पढ़ा। अलीवर्दी खां कब से कब तक नवाब था, तो 1740 से 1756 तक ये नवाब था। 4th नंबर का ये बंगाल का नवाब था। इससे पहले नवाब कौन था, तो सरफराज खान था। इसके बाद में कौन बनता है, तो सिराजुद्दौला बनता है। इसके बचपन का नाम क्या था, तो मिर्जा मोहम्मद अली इसके बचपन का नाम था। इसने 3 उपाधि धारण की थी, शुजा उल मुल्क, आसिम उद दौला, महाबत जंग। ये कब की थी, 1734 में। इसके साथ एक पद इसको और भी मिला था, 5 हजारी मनसबदारी वाली। इसकी डेथ कब हुई थी, 1756 में। किस कारण, एक जल शोध नामक बीमारी के कारण। कहाँ पर मृत्यु इसकी डेथ होती है, तो मुर्शिदाबाद के अंदर इसकी डेथ होती है। इसका मकबरा कहाँ पर है, तो खुशबाग के अंदर इसका मकबरा है। अगली बात, इसके पिता का नाम क्या था, तो शाह कुली खान था। और इसकी माता जो थी वो किसकी पुत्री थी, तो नवाब अकील खां की वो पुत्री थी। किसकी, नवाब अकील खां की। इसके पिता थे शाह कुली खां। वो किसके अंडर में काम करते थे, तो आजम शाह के अंडर में काम करते थे, जो कि औरंगजेब का पुत्र था। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, तो 1707 में उनकी मृत्यु हुई थी। बाद में आजम शाह की डेथ हो जाती है और उसके बाद शाह कुली खां के जो दोनों पुत्र थे, मोहम्मद अली और मिर्जा अहमद, ये किसके अंडर में काम करना स्टार्ट कर देते हैं, शुजाउद्दीन मोहम्मद खां, जो उस टाइम उड़ीसा का सूबेदार था, जो बाद में जाकर नवाब बनता है बंगाल का। फिर हमने यहाँ पर देखा था 1728 में क्या हुआ था, इसका प्रमोशन होता है किसका, मिर्जा मोहम्मद अली का। और इसका नया नाम क्या पड़ जाता है, यहाँ पर इसको एक नया नाम मिलता है, अलीवर्दी खां। दूसरा, इसको राजमहल का फौजदार भी बना दिया जाता है। 1733 में क्या हुआ था कि इसे बिहार का नायब नाजिम यानी डिप्टी सूबेदार बनाया जाता है। 1734 में हम देख चुके हैं। 1739 में क्या हुआ था, इसे बिहार का नायब का पद मिलता है, प्लस में जो शुजाउद्दीन था उसकी डेथ यहाँ पर हो जाती है और उसका जो पुत्र था सरफराज का, वो अगला नवाब बन जाता है। तो जैसे ही वो नवाब बनता है, वो अयोग्य शासक था, तो उसको हटाया जाता है किसके द्वारा, अलीवर्दी खां के द्वारा। 10 अप्रैल 1740 को गिरिया का युद्ध होता है, जिसमें सरफराज खां मारा जाता है और बंगाल और बिहार अलीवर्दी खां के कंट्रोल में आ जाते हैं। ओके, और 1740 में क्या होता है, ये बंगाल का नवाब बनता है, प्लस में मुगल बादशाह को 2 करोड़ रुपए पैसे देकर ये लीगल तौर पर बंगाल का नवाब बनता है। इसने कभी भी टैक्स नहीं दिया था मुगलों को।
फिर 1740 में 3 मार्च 1740 को ये युद्ध होता है, फुलवारिया बैटल, और इसमें रुस्तम जंग जो कि सरफराज खां का रिश्तेदार था वो मारा जाता है, जो कि डिप्टी गवर्नर था उड़ीसा का, और उड़ीसा पर भी ये कब्जा यहाँ पर कर लेते हैं। गिरिया के युद्ध में 2 पर्सन थे जो अलीवर्दी खां की साइड थे, जिसका नाम था हाजी अहमद और जगत सेठ। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आपने क्लास को अच्छे से समझा होगा, एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। अगर कोई वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो ऑल द बेस्ट, जय हिंद।